आज हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं और क्या क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग एंट्रीज करने के किस तरह से आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। ठीक है, जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करोगे उसको कैसे लेजर वगैरह में रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद फिर उसको हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसमें कैसे दिखाते हैं। तो आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो मैं क्या आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो अभी बताता हूँ आपको। देखो होता क्या है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं। अकाउंट्स जो है ना वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। मेनली आपके होते हैं 3 टाइप के। एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, तो आपको इन तीनों के बेस पे एंट्रीज वगैरह पास करनी होती है, कैसे कैसे क्या करते हैं, किसके अंदर क्या चीजें आती है, किसके अंदर क्या चीजें आती है, आपको जानना जरूरी होता है। पर्सनल अकाउंट के अंदर कैपिटल, हमारी कोई लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, आएंगी, या कोई नेम ऑफ पर्सन आएगा या कोई फॉर्म का नाम। ठीक है, नेम ऑफ पर्सन, फॉर्म जो भी है वो आएगा इसके अंदर। ये चीजें पर्सनल अकाउंट में होती है। रियल अकाउंट में होता है आपके जितने सारे एसेट्स होते हैं, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज जो आपकी होती है। ठीक है, इसको हम कॉलम वाइज भी समझ सकते हैं, ऐसे करके मैं समझा रहा हूं आपको। ठीक है, तो रियल अकाउंट में क्या है, एसेट एंड प्रॉपर्टीज हो गई, और नॉमिनल अकाउंट में आपको करना है ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, ये चीजें इसके अंदर होती है। ठीक है, आ रहा समझ। ठीक है, तो अब देखो, आपने देखा ना पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट होते हैं 3 तरह के अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या हुआ, जो आपका पर्सनल है। पर्सनल अकाउंट मतलब आपकी पूंजी आपकी पर्सनल है, आपने जो पैसे लगा रखे हैं, आपकी कैपिटल जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे हैं वो आपकी पर्सनल है। और ये देखो मैंने बताया लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज भी आपकी पर्सनल होती है। कैसे पर्सनल होती है, क्योंकि आप कोई लोन लेते हो, बैंक से लोन लेते हो या किसी भी बंदे से लोन लेते हो। ठीक है, तो पे किसे करना है, आप ही को पे करना है। ठीक है, कोई आपके बदले को दूसरा तो पे नहीं कर देगा। तो जो लाइबिलिटीज होती हैं वो भी आपकी पर्सनल ही होती है। ठीक है, और यह नेम ऑफ पर्सन, पर्सन का नाम है तो पर्सनल है ही। किसी पर्सनली हम किसी बंदे की बात करते हैं, जैसे कैश पे किया राम को, मोहन को, श्याम को, जो भी है। ठीक है, या किसी से हम कुछ रिसीव कर रहे होते हैं, है ना, तो बंदों का नाम अगर आ गया तो वो भी पर्सनल ही है। ठीक है, और फॉर्म, अगर कोई इंडिविजुअल फॉर्म का नाम है, जैसे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है या रिलायंस है या जो भी है, जो भी कंपनी है, जितनी सारी कंपनीज होती हैं वो सारी कंपनीज के नेम जो होते हैं ना वो भी पर्सनल होते हैं। ठीक है, दूसरी बात है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या था, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। जो भी एसेट्स है, आपके पास जितने सारे पैसे होते हैं उन पैसों से आप जो चीज खरीदते हो, लॉन्ग टर्म एसेट्स। ठीक है, जैसे प्लांट खरीद लिया, मशीनरी खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली,
ठीक है, जो जो हम हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, वो हमारे एसेट्स होते हैं। ठीक है, आपने कोई ज़मीन खरीद ली, कोई बिल्डिंग खरीद लिया, कोई फ्लैट खरीद लिया, ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए आपने बहुत सारे फर्नीचर्स खरीद लिए, तो आपका जो जो बिजनेस में यूज होने वाली चीज़ें हैं, जो एसेट्स उसको बोलते हैं, तो वो आपको रियल अकाउंट के अंदर आता है। फिर प्रॉपर्टीज तो आप जान ही रहे हो, जो आपके पास लैंड है, कोई भी फ्री होल्ड हो या आपके पास लीज होल्ड हो जिसको आपने किराए पे दे रखा है ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नॉमिनल अकाउंट में सारे खर्चे, सारे एक्सपेंसेस, इनकम्स एंड गेन्स, सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। ठीक है, ये जस्ट लाइक वैसा होता है जैसे मान लो कि हम क्या करते हैं कि बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में आपको क्या होता है कि आपको पैसे एक्वायर करने होते हैं, आपके खुद के पास कुछ पैसे होते हैं, उन पैसों को हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, उससे आपने कोई सामान खरीदा तो उसको रियल अकाउंट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, कोई भी एसेट खरीद रहे हैं आप तो इसमें आएगा। उसके बाद जितने भी खर्चे होते हैं उनके लिए आपने अलग सेपरेट सेपरेट अकाउंट बना के रखना है, जिसमें नॉमिनल अकाउंट होएगा। ठीक है, क्या है पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आती है बेटा, देखो इसमें होता है कैपिटल, जो आपकी होती है, कैपिटल होती है। कैपिटल के अंदर एक चीज और होती है, ड्राइंग्स। ठीक है, ये जो ड्राइंग्स होती है ये क्या है आप जानते हो? कैपिटल आपकी खुद की पूंजी है, आपने जो पैसे लगाए उसको जब आप निकालते हो, है ना, अपने पर्सनल काम के लिए, तभी भी आप कोई पर्सनल काम के लिए अपनी पूंजी में से पैसा निकालते हो तो होती है ड्राइंग्स। तो आप जब आगे काम करोगे तो देखोगे कि कैपिटल में से ड्राइंग्स लेस हो गया है। आगे जाओगे, आगे बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ोगे, उसमें देखोगे कि ड्राइंग्स को हम घटाते हैं कैपिटल में से। ठीक है, आप जब फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो उसमें आपको दिखेगा। अभी आपको देखना है कैपिटल क्या है। ठीक है, आपकी पूंजी, ड्राइंग्स उसमें से लेस होती है अगर आपने ड्राइंग करा है तो। अब हम बात करते हैं लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज में क्या क्या लायबिलिटीज आ सकती है, तो देखो जैसे मान लो हमने बैंक से लोन लिया है, बैंक लोन, फिर मान लो लोन फ्रॉम अदर, किसी से भी और भी किसी पर्सन से लिया है, वो आ जाएगा। फिर अगर मान लो कि कोई सामान आपने किसी से खरीदा, आप किसी से कोई सामान खरीदते हो, उधार खरीदते हो, मतलब क्रेडिट पे, जिससे हम क्रेडिट पे सामान खरीदते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। क्रेडिट पे लेते हैं यानी उधार पे। ठीक है, जब आप किसी से उधार खरीदते हो, जिस भी सेलर से आप खरीद रहे हो, वो सेलर आपका क्रेडिटर बन जाता है जब आप उधार सामान खरीदते हो। ठीक है, हम नॉर्मली हम बायर होते हैं और जो हमारा क्रेडिटर होता है वो हमारा सेलर होता है। ठीक है, जब हम उधार सामान खरीदते हैं तो वो जो हमारा सेलर है, ठीक है, वो हमारा क्रेडिटर बन जाता है। ठीक है, तो क्रेडिटर को हमें पे करना है, तो वो एक हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है, तो आपको क्रेडिटर्स दिखाना है। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये आपका कौन है, सेलर जो होता है। उसके बाद एक होता है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, इसको हम बीपी भी बोलते हैं। ठीक है, बिल्स पेबल क्या है? बिल्स पेबल का मतलब क्या हुआ, जैसे होता क्या है कि जो आपको जान रहा होता है, जो सेलर आपको जान रहा होता है, तो वो आपको उधार दे देगा। ठीक है, तो वो हमारा क्रेडिटर हो गया। लेकिन आ, सभी जो सेलर्स होते हैं ना, वो आपको सामान उधार ऐसे देंगे नहीं। ठीक है, अगर आपको नहीं जानते हैं तो वो आपको देंगे नहीं। बट क्या है कि वो बेचना जरूर चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम सामान बेचें और हमारा कस्टमर भी ना जाए। ठीक है, और उसको बेचना तो है ही। तो एक ऑप्शन निकाला गया है बिल का। तो बिल का जो ऑप्शन है इसमें उसके क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू जो है कि उसको रिस्क से बचने के लिए होता क्या है, देखो इसमें बिल में, जैसे मान लो कि आपने कोई सामान, आपको आप से हम कोई से सामान खरीद रहे हैं। ठीक है,
ठीक है। मान लो कि मैंने आपसे कोई सामान खरीदा, ठीक है, तो आपसे सामान खरीदा तो आप क्या करोगे? आप मान लो मुझे नहीं जानते, ठीक है, या मान लो मैं ही सेलर हूँ, ठीक है, आप मुझसे आए सामान खरीदने के लिए और कह रहे हो सर अब मुझे जो है ना 1 लाख रुपए का सामान आपसे खरीदना है, ठीक है। तो अगर मैं आपको जानता हूँ तो मैं आपको सामान दे दूंगा और मैं आपका बन जाऊंगा क्रिएटर, ठीक है। तो आप बिजनेस कर रहे हो, आप बना रहे हो अकाउंट, तो आपके लिए मैं क्रिएटर हो गया, ठीक है। ये आप ही कंपनी है, आप कंपनी के मालिक हो और आप ही कंपनी है, आपके लिए मैं हो गया क्रिएटर हो गया। लेकिन अगर मैं आपको नहीं जान रहा, ठीक है, आप कौन हो आपको नहीं जान रहा और मैं आपको सामान बेचना भी चाहता हूँ, तो एक ऑप्शन है, आप कह रहे हो कि सर आप मुझे 1 लाख रुपए का सामान बेच दीजिए, तो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है आपको बेच तो दूंगा, बट शर्त यह है कि आपको एक बिल लिख के देना पड़ेगा। मतलब आपको मैं एक बिल लिख के देता हूँ, ठीक है। मतलब होता क्या है कि जो सेलर होता है ना, वो क्या करता है कि वो बेचना चाहता है बट वो बेच नहीं पाता, इसलिए सोचता है कि भाई चलो अगर कुछ और टर्म हो जिसके थ्रू हम बेच सकें, तो एक बिल एक बहुत अच्छा टर्म होता है, बिल के अगेंस्ट हम बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आप कहोगे, मान लो आपने कहा कि मुझे 3 महीने के लिए चाहिए उधार, मुझे सामान आपसे खरीदना है और 3 महीने बाद आपको मैं पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। 3 महीने 4 महीने शॉर्ट टर्म के लिए है ना, 2 महीने 3 महीने 4 महीने जो भी आप टाइम लेते हो उतने टाइम के लिए आप हमसे मांग रहे हो। तो अब क्या होगा, जो सेलर होगा ना वो क्या करेगा, बोले ठीक है मैं आपको सामान दूंगा दूंगा बट एक शर्त ये है कि आपको मैं एक बिल लिख के दे रहा हूँ, उस बिल पे आप साइन कर दो, ठीक है, और फिर आप हमें वापस कर दो, तो हम आपको सामान दे देंगे, ठीक है। तो आप उस बिल पे साइन करते हो, उसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, आपसे पहले सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका अकाउंट नंबर, आपका सारा कुछ जो भी आधार नंबर, बैंक डिटेल्स वगैरह जितनी सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें उस डॉक्यूमेंट्स में होती हैं। उसमें ये भी लिखा होता है कि आप कितने का सामान खरीद रहे हो, किस डेट को आप पे करोगे, ठीक है, बिल किस डेट का है, किस डेट को आप पे करोगे, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें लिखी होती हैं, ठीक है। और आपने जैसे ही साइन किया ना तो आप बाउंड हो गए, ठीक है, लीगली बाउंड हो गए, क्योंकि अगर आपने उसको टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो आप पे कोई एक्शन भी हो सकता है, ठीक है, सरकार की तरफ से आपको या कोर्ट की तरफ से आपको लीगल एक्शन भी आपके खिलाफ हो सकता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, बाउंडेड हो जाते हैं, ठीक है, उनको पेमेंट करनी ही करनी होती है, ठीक है। बट अगर अभी कभी अगर मान लो 3 महीने बाद नहीं भी कर पाए तो उसके ऑप्शंस भी हैं, एक दो ऑप्शंस जो है ना आपका सेलर वो रखता है, आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होते नहीं है, आप भाग नहीं सकते। तो ये होता है बिल्स पेबल, ठीक है, ये हो गया बिल। उसके बाद क्या है, अगला क्या होता है, अब क्या होता है कि जैसे आप बहुत सारे खर्चे करते हो, सैलरी पे कर रहे हो अपने स्टाफ को, रेंट पे कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, है ना, बहुत सारे खर्चे आप करते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो आप खर्च करते हो ना वो आपने किया नहीं। मान लो कि आपको पे करना था 10,000 रुपये, ठीक है, रेंट पे करना था, तो आपको 10,000 पे करना था, आपने सिर्फ 6,000 पे करा, ठीक है, 4,000 आप पे नहीं कर पाए, तो 4,000 रुपये का जो आपका रेंट है ना वो हो गया आउटस्टैंडिंग ड्यू, यानी वो आपने पे नहीं किया है। तो जितने भी खर्चे हम पे नहीं करते हैं, पे तो करना होता है, हम पे नहीं कर पाए इस मंथ, अगर पे नहीं कर पाए, ठीक है, तो वो हमारा बन जाता है आउटस्टैंडिंग, वो एक लायबिलिटी बन जाती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ये हो गई आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने कोई अगर मान लो कोई जैसे मान लो कि आपने आप एक पेंटर हो, ठीक है, आप पेंटिंग करते हो, तो आपको मान लो कि मैं आपसे अप्रोच करने आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे मैंने बोला कि आपको एक सुभाष चंद्र बोस जी की पेंटिंग बना के देनी है, ठीक है, आप बना दोगे, तो आप कह रहे हो हाँ ठीक है मैं बना दूंगा। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि आप एक काम करो,
मुझे बताओ कि क्या प्राइस है, आप कितना लोगे। तो आप कहते हो कि 50,000 रुपीज़ मैं लूँगा, ठीक है। तो 50,000 रुपीज़ लिया आपने, ठीक है, ये आपने बोल दिया कि हाँ 50,000 रुपीज़ लूँगा। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ठीक है, आप 30,000 रुपीज़ अभी रख लो और 20,000 रुपीज़ आपको मैं दे दूंगा जिस दिन मैं पेंटिंग ले जाऊंगा, ठीक है। तो आप कब बना के दे दोगे। आप कह रहे हो कि ठीक है, अभी अगर सोमवार है, ठीक है, तो आप फ्राइडे को आप ले जाना या जब भी किसी दिन आप ले जाना, जो डेट आपने बोला हुआ है। तो उस डेट को वो बंदा आपको आधा जो भी 22 पैसा आपका बचा हुआ है वो आपको दे देगा और आप उसको पेंटिंग दे दोगे, ठीक है। तो जो आपने 30,000 रुपए 30,000 रुपीज जो आपने पैसे लिए उससे एडवांस में ही, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनकम रिसीव इन एडवांस। क्या बोलते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। ये इतनी सारी लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है, मोस्टली ये सब चीजें होती हैं। आपको ये चीज पता थी अगर, अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो आप अच्छे से देख लो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रियल अकाउंट की, ठीक है। रियल अकाउंट में क्या होता है, रियल अकाउंट में हमारे पास एसेट्स होते हैं, देखो लॉन्ग टर्म एसेट्स हमारे पास होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म एसेट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है टेंजिबल एसेट्स, ठीक है, टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो टेंजिबल एसेट्स के अंदर क्या होता है, देखो टेंजिबल एसेट्स के अंदर आपके हो गए प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग्स। जो मैं लिखा रहा हूँ ना, प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्सचर और लैंड बिल्डिंग, मैं एक साथ दिखा रहा हूँ। आप अलग अलग भी आपके पास दे रखा होता है, आप अलग भी लिख सकते हो। प्लांट मशीनरी मैं एक साथ भी लिख के दिखा सकता हूँ, आपको अलग भी दिखा सकता हूँ, बट एक साथ दिखा रहा हूँ आपको कि ये सारी चीजें होती हैं। ये सारे एसेट्स ही हैं आपके फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स को ही हम फिक्स्ड बोलते हैं, लॉन्ग टर्म को ही हम फिक्स्ड भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद होते हैं आपके फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज को हम प्रीमिसेस ही बोलते हैं, प्रीमिसेस, ठीक है। मतलब जो आपके एसेट्स होते हैं वो प्रीमिसेस होते हैं, बस ये जान लो, ठीक है। चाहे वो बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, या कोई भी प्रॉपर्टी हो, आपकी वो प्रीमिसेस होती है। तो फ्री होल्ड प्रीमिसेस लिखा हो तो आपको परेशानी होना है, वो आपकी प्रॉपर्टी ही है। तो फ्री होल्ड प्रीमिसेस, लीज होल्ड प्रीमिसेस, लीज होल्ड प्रीमिसेस, या प्रॉपर्टीज में लिख देता हूं, चलो प्रॉपर्टीज, है ना, या प्रीमिसेस एक ही चीज है, ठीक है। तो ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज और लीज होल्ड प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और लीज होल्ड प्रॉपर्टी में अंतर क्या है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मतलब आपकी खुद की खरीदी हुई जमीन है, वो आपने कहीं पे ले रखा है, ठीक है। अब देखो, आपने देखा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, जो आपने खरीद रखा है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, जो आपने किराए पे लगा रखा है। जैसे कोई जमीन है, जमीन आपने किराए पे लगा रखा है, या मान लो आपने मॉल में कोई एक शॉप खरीद रखी है, उसको आपने किराए पे लगा रखा है, कहीं भी आपने कुछ खरीद रखी है, ठीक है, शॉप दुकानें वगैरह, उसको आपने किराए पे लगा रखा है, वो आपका लीज होल्ड प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। अब आप बात करेंगे इंटेंजिबल एसेट्स की, ठीक है। एक टूल्स है, टूल्स क्या है, लूज टूल्स है,
लूज टूल्स होता है क्या, आपके पास औजार होते हैं, हथियार होते हैं, जैसे जिससे आप चीज़ों को ठीक करते हैं। जैसे मान लो कि प्लास पेचकस वगैरह हो गया, स्क्रू ड्राइवर मशीन हो गया, ठीक है, लकड़ियाँ काटने की मशीन्स वगैरह हो गई, जो आइटम्स हो गए, सामान वगैरह, छोटे मोटे जो आइटम्स होते हैं, वो सारे के सारे टूल्स होते हैं। ठीक है, ये भी आपका एसेट ही होता है। ठीक है, वन टाइम आप खरीदते हो, ठीक है, बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट की। इंटेंजिबल एसेट्स क्या हो? ये टेंजिबल एसेट्स हो जिसको आप छू सकते हो, फील कर सकते हो, जो फिजिकली एग्जिस्ट होता है। और इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो आपकी मार्केट में एक, मान लो कि जैसे मान लो जिसको आप फील कर सकते हो बट उसको देख नहीं सकते। जैसे मार्केट में आपकी रेपुटेशन होती है, ठीक है, आपकी मार्केट में जितनी रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन के बेस पे उसकी एक मनी वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, मान लो कि आप बिजनेस करना चाहते हो मेरे साथ, ठीक है, तो आप कह रहे हो कि हम भी सब बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आपकी एक पूंजी तो हो गई। बट मैं आपसे पूछूंगा कि भाई अगर आप मान लो कि बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हो, कल के दिन में हमारी कंपनी को अगर पैसे की जरूरत पड़ जाए तो आप मार्केट से कितना पैसा उठा सकते हो? तो आप कह रहे हो सर मेरे नाम पे 10 करोड़ रुपए किसी टाइम पे भी मुझे मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, तो ये आपकी मार्केट की रेपुटेशन है। ठीक है, उसको इन टर्म्स ऑफ गुडविल हम दिखाते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी यानी गुडविल के रूप में उसको दिखाते हैं। उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है, ठीक है, गुडविल की। अब बात करते हैं कॉपीराइट की। कॉपीराइट जान ही रहे हो कि जैसे मान लो आपने यूट्यूब पे वीडियो बनाया, या आप कोई सिंगर हो, आप कोई कंटेंट राइटर हो, या मान लो आप कोई राइटर, बुक पब्लिश करने वाले हो, आप बुक पब्लिश कर रहे हो, कुछ भी चीज़ आप कर रहे हो, उसको आप रजिस्टर्ड करा लो सरकार से, तो क्या होगा, सेम वही चीज़ कोई दूसरी कॉपी नहीं कर पाएगा। ये हो गया कॉपीराइट। अब तीसरी बात होती है पेटेंट। पेटेंट क्या होती है? जैसे कोई दवाइयाँ बनती है, मेडिसिन वगैरह बनती हैं, या कोई भी स्पेसिफिक आइटम्स बनते हैं, तो उन पे भी हम उसको भी हम क्या करते हैं, रजिस्टर कराते हैं। जब रजिस्टर करा लेंगे तो क्या होगा कि सेम चीज़, सेम कॉम्बिनेशन की चीज़ कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क मान लो कि आपके बिजनेस का लोगो हो गया, डिज़ाइन जो आपने बना रखा है, एक स्पेसिफिक ब्रांड का लोगो बना दिया आपने, तो आपका ट्रेडमार्क हो गया। वो ट्रेडमार्क को भी आप रजिस्टर करा सकते हो, तो सेम लोगो, सेम ट्रेडमार्क कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स की। शॉर्ट टर्म एसेट्स में क्या क्या होता है? शॉर्ट टर्म एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो विद इन 1 ईयर चलते हैं, है ना। विद इन 1 ईयर के लिए उसकी सारी एक्टिविटीज उसके अंदर होती है। जैसे कैश, बैंक आपका हो गया, कैश में पैसा जब मन किया जमा किया, जब हमने निकाल लिया, ठीक है, तो थ्रू आउट द ईयर हम करते रहते हैं। बैंक में भी पैसे जमा करते हैं, निकालते हैं, जमा करते हैं, निकालते हैं, तो ये अब हमारा थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है। बिल रिसीवेबल जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 2 या 3 महीने के लिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म है। तो 2 से 3 महीने का बिल होता है, या 4 महीने का बिल होता है। जैसे यहाँ बिल रिसीवेबल था ना, जो आपने किसी से खरीदा था, ठीक है, बिल के अगेंस्ट, तो वो हो गया बिल रिसीवेबल। उसी तरीके से आप जब बेचोगे तो आप बिल रिसीवेबल लिखोगे, वो हो गया। फिर डेटर्स हो गया, प्रीपेड हो गए, और पेड इन एडवांस। तो डेटर्स क्या हुए? जिनसे हम जिनको हम सामान उधार बेचते हैं, ठीक है, वो हो गए हमारे डेटर्स। बायर्स मतलब नॉर्मली बायर्स जो जिसको हम उधार बेच रहे हैं, हम उनके लिए क्रेडिटर्स हो गए। अभी प्रीपेड हो गया, जैसे मान लो रेंट है या कमीशन है, आपने एडवांस पेमेंट कर दी किसी को, ठीक है, तो एडवांस पेमेंट कर दी तो नेक्स्ट टाइम को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। मान लो 10,000 का किराया था, तो आपने क्या किया कि पर मंथ का किराया 10,000 है, तो आपने 15,000 किराया दे दिया, तो अगले महीने आपको सिर्फ 5,000 देने पड़ेंगे, तो हो गया प्रीपेड, है ना। प्रीपेड को ही हम पेड एडवांस ही बोलते हैं, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। अब हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है वो देख लो। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, ठीक है, ये सारे के सारे इनकम गेन्स वगैरह सारे इसके अंदर आते हैं। इसमें नॉमिनल अकाउंट के अंदर आपने देखा पर्सनल अकाउंट में कैपिटल होती है, लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर रियल अकाउंट में आपने देखा कि एसेट्स होते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, है ना। 3 तरह के एसेट आपने देखा। फिर यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट में देखो, नॉमिनल अकाउंट में सारे खर्चे, जितने भी खर्चे आप कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, कमीशन पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, डिस्काउंट पे कर रहे हो, जो भी आप खर्च कर रहे हो, सारे के सारे आपके एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है।
और उसके बाद इसमें देखो क्या है, रेंट पे किया, सैलरी पे किया, कमीशन पे करी, आप मान लो एडवर्टाइजमेंट पे करते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, वेजेस पे कर रहे हो। वेजेस मतलब क्या हुआ, मजदूरी। जो मजदूर नहीं होते, मजदूर को आप मजदूरी देते हो, ठीक है, वो हो गया वेजेस पेड। कैरेज पेड हो गया, कार्टेज पेड हो गया। कैरेज, कार्टेज और फ्रेट जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, तो ये कैरेज, कार्टेज और फ्रेट लगभग एक ही चीज है। मतलब मान लो कि जैसे आप कोई सामान कहीं से यहाँ से वहाँ ले जा रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपको जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, जो ट्रांसफरेबल कॉस्ट है, वो आपका होता है कैरेज, फ्रेट और कार्टेज के रूप में, ठीक है। मान लो कोई आपने सामान, कोई एसेट आपका है, आपने बिजनेस में एसेट खरीद रखा है, मान लो फर्नीचर खरीद रखी है, 40,000 की फर्नीचर है, उसको आप मान लो कि 48,000 में बेचना चाह रहे हो। 40,000 का एसेट है, आपको 48,000 में आपको बेचना है, तो 8,000 रुपीज आपका फायदा हो गया। लेकिन अगर आप 40,000 का सामान अगर आप 36,000 में बेच रहे हो, है ना, यानी 4,000 के नुकसान में बेच रहे हो, तो उसको लिखेंगे हम यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो ये भी आपका खर्च में, इनकम में, मतलब सॉरी, आपके एक्सपेंसेस में आ गया। ये आपका हो क्या हुआ, लॉस, ठीक है। ये आपका एक्सपेंस नहीं हुआ, बल्कि आपका प्योर लॉस हुआ। अब बात करते हैं इनकम एंड गेन्स की। तो जो भी यहाँ पे खर्चा देख रहे हो, वो अगर रिसीव में लिखा रहेगा, यानी वो आपका इनकम है, सिंपल सी बात है। जैसे रेंट यहाँ पे है, यहाँ पे रेंट रिसीव्ड है, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है। जैसे लॉस था यहाँ पे, अगर मान लो गेन होता है, तो आपका गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। ये सारी सारी इनकम एंड गेन्स होते हैं, ठीक है। बस इसको अच्छे तरीके से देखना है कि अकाउंट्स के सारे टाइप्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट को अच्छे तरीके से आप देख लोगे, समझ जाओगे, ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सब काम कर पाओगे, ठीक है। पूरा फंडामेंटल इस पे बेस्ड है, ठीक है। ये चीज जिसको आती है कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट में क्या चीज होती है, वो आगे चाहे वो 12th क्लास हो, बीकॉम में जाओगे, एमकॉम या कहीं भी जाओगे, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके रूल्स जो भी हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या होते हैं, फिर कैसे उसको जर्नल लिखते हैं, कैसे इसको रिकॉर्ड करते हैं, ये आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। जर्नल एंट्री करने के बाद जब मैं सिखा दूंगा अच्छे तरीके से सारी एंट्री कैसे होती है, ओवरऑल एंट्रीज आप सीख जाओगे एक बार में ही, वन टाइम, वन गो में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उस जर्नल एंट्री से लेजर कैसे बनाते हैं, लेजर के बाद फिर ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैं फिर अकाउंटिंग इक्वेशंस भी इसके थ्रू मैं करके दिखाऊंगा किस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखो, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, ठीक है। जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे किस तरीके से चीजें होंगी, पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट के जो टर्म्स हैं, इसके रूल्स, है ना, और रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, ये हम सीखेंगे अगली क्लास में, ठीक है। ओके।